अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आए हैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान के साहब के पास। ये HDPI राजस्थान के उपाध्यक्ष पद पर हैं। तो स्वागत है शाहबुद्दीन साहब आपका हमारे चैनल पे। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। ये जो वक्फ बोर्ड का जो विरोध चल रहा है, इस पे आप कैसे एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, जो नया जो एक्ट आया है, ये एक्ट जो है वो वक्फ की जो जायदादें हैं, चाहे वो दरगाह है, मस्जिद है, दरसगाह है, कब्रिस्तान है, उस पे जो है वो कब्ज़ा करने की साजिश का एक हिस्सा है। उसके मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि वो साजिश का हिस्सा कैसे है। हाँ, जैसे वक्फ एक्ट 95 का जो है, उसमें एक प्रोविज़न है वक्फ बाय यूज़र का, कि अगर कोई चीज़ बाहैसियत वक्फ अगर इस्तेमाल होती है तो वो वक्फ की जायदाद होगी। लेकिन अब जो ये जो नया एक्ट जो ये लेके आ रहे हैं, बिल इन्होंने जो रखा है, उसमें वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है। जैसे मसलन एक मस्जिद है जिसे आप 300 साल से बाहैसियत मस्जिद इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए वो औरंगज़ेब के ज़माने की भी हो सकती है, अकबर के ज़माने की भी हो सकती है, शाहजहाँ के ज़माने पे भी हो सकती है, लेकिन आप उसको 300 साल से मस्जिद की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मस्जिद है। अब अगर नया एक्ट है तो आपको उस मस्जिद के डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे, तब जाके उसका नया रजिस्ट्रेशन एज ए वक्फ प्रॉपर्टी होगा। अब मान लीजिए एक मस्जिद जो है वो औरंगज़ेब के ज़माने में या शाहजहाँ के ज़माने में है, वो तो कब्र में चले गए, उनका कोई पेपर नहीं है। वो कहाँ से भाई, उस जिस जमाने में पेपर देने वाला डिपार्टमेंट हुआ करता था, उस जमाने में तो वो हाकिम थे। नहीं, उस वक्त पेपर चला भी करते थे या नहीं? नहीं भाई, उस वक्त तो बादशाह थी ना, तो जो भी हुआ होगा उन्होंने हुक्म की तामील होती थी कि भाई ये जगह हमने मस्जिद को दी है। अब 300 साल पहले जिस भी मुतवल्ली को दी होगी, है ना, वो तो कब्र में चले गए। अब उसके डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आएंगे? तो वो उस प्रॉपर्टी को फिर आप जो है कलेक्टर को जो आप पावर दोगे, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप वहाँ साबित करते रहोगे साहब 300 साल पहले हमारी थी। अरे भाई, 300 साल से हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं ना, तभी तो हमारी मस्जिद है। तो ये जो वक्फ बाय यूजर वाला जो कंसेप्ट खत्म किया है, वो एक बड़ी साजिश है वक्फ की जायदादों को हड़पने का। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो जहाँ जो 200 साल से जो है बाहैसियत वक्फ इस्तेमाल हो रही है, उनके कागजात तलाशना बहुत मुश्किल है। जिन आप कागजात की बात कर रहे हो, वो तो 1947 के बाद के मिलेंगे ना आपको। जब देश आजाद हुआ 1955 में पहली बार वक्फ बोर्ड बना, तब उसमें रजिस्ट्रेशन हुए, तब क्या आप कागज मांगोगे ना? 300 साल पहले कागज कौन कहाँ से ला पाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर जो है वो साजिश है, जिसके जरिए ये इसको वक्फ की जायदादों पे खतरा मंडरा रहा है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो इस हिसाब से जो आप जो बता रहे हैं, तो जो आज़ादी से पहले के जो राजा थे या बादशाह थे, मुगल थे या हिंदू राजा भी थे, उनके महलों के भी कोई कागज नहीं होंगे, किलों के भी कोई कागज नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। कहाँ से कागज होंगे भाई? जो एक राजा मान लीजिए, फर्ज कीजिए, तो उसकी तो जबान से जो निकला हुआ अल्फाज था वही ऑर्डर हुआ करता था ना। तो इस हिसाब से शाहबुद्दीन साहब, ये भी तो हो सकता है कि आज अगर ये लड़ाई वक्फ की जमीन हथियाने की है, तो कल को ये किले और महल हथियाने की भी बन जाएगी। हाँ, सरकार कुछ भी कर सकती है। जो इस सरकार की जो नीयत है, जिस अंदाज में ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है, उससे कुछ भी हो सकता है। आप ये देखिए कि वक्फ की जायदाद हमको किसी सरकार ने नहीं दी है। वक्फ की जायदाद या तो उस जमाने के कोई राजा महाराजा रहे होंगे, उन्होंने हमको मस्जिद के लिए या कब्रिस्तान के लिए या दे दी, या बाकी तमाम जायदादें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की है, वही जायदादें हैं। सरकार ने हमको 1 इंच जमीन भी नहीं दी है। लेकिन अब जो ये नया एक्ट लेके आए हैं, उसमें प्रोविजन ये है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे, कम से कम, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब अगर ये बिल कानून में तब्दील हो जाता है, तो फिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कोई गैर मुस्लिम होगा, तो मुसलमानों के कंट्रोल में ये चीज रहेगी नहीं ना। फिर तो कोई पंडित जी जो है वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं। और नौजुबिल्ला ऐसा मौका भी आ सकता है किसी जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का जो है वो सदर कोई गैर मुस्लिम बन जाए। तो ये एक बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई, प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं की, अगर आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लाना चाहते हैं, तो हिंदू में बोर्ड जो है उसमें भी लाइए ना। फिर वैष्णव देवी मैनेजमेंट कमेटी में भी मुस्लिम्स को शामिल कीजिए। तिरुपति बालाजी के किसी जो ट्रस्ट है उसमें भी कीजिए। क्या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में आप किसी सरदार के अलावा किसी दूसरे को शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप जो है वो किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान को या किसी दूसरे को शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर भाई, हमारी जो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है उसमें आप कहाँ से जो है वो उनको ले आएंगे?
और उसको हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? आपने थोड़ी दी ये जमीनें, ये तो हमारी बापदादाओं की जमीनें हैं। ये मसला सिर्फ बीजेपी हुकूमत में क्यों खड़ा हुआ? देखिए पिछले 11 साल से आप देख रहे होंगे कि जब से प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी आए हैं, वो कहते तो ये है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, है ना, ये उनका जुमला है। लेकिन अगर उनकी पॉलिसीज़ को अगर आप पिछले 11 साल में देखेंगे तो उनकी पूरी सियासत जो है वो मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पे चल रही है। चाहे कभी कभी लव जिहाद का मसला आएगा, कभी लैंड जिहाद का मसला आएगा, कभी ट्रिपल तलाक का मामला आएगा। तो उनकी पूरी पॉलिसी जो है उसमें यह है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए और बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है उसको पोलराइजेशन करके एक बड़ा वोट बैंक बनाया जाए मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पे। तो वक्फ से पहले तो ये फैलाया गया कि वक्फ बोर्ड के पास जो है वो 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन है और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये प्रोपेगेंडा किया गया, जबकि सच्चाई ये है कि अकेले तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा यहाँ के मंदिरों के पास तीन स्टेट के मंदिरों के पास वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया गया कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें हैं। आप ताज्जुब करोगे कि नई जगह को तो छोड़िए, पुराने ज़माने में जहाँ भी कोई गांव में मंदिर होगा, शहर में मंदिर होगा, तो वहाँ आपको मंदिर माफी की ज़मीन मिलेगी। उस मंदिर के लिए, उस मंदिर का रखरखाव के लिए एक ज़मीन होती है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी मंदिर माफी की ज़मीन है। यहाँ जयपुर में भी मंदिरों के ठिकाने मिलेंगे आपको, और ठिकाने से मतलब उनको गांव दिया करते थे कि ये रामचंद्र जी के मंदिर का ठिकाना है, ये फला का ठिकाना है। तो मंदिर माफी की जमीन हर गांव में मौजूद है। ये अलग बात है कि ज्यादातर पुजारी उस मंदिर माफी की जमीन को खुद के नाम करवा के खा गए, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। वो क्या रहा है कि वक्फ की जो ज्यादातर जायदादें हैं, बहुत सारी जायदादें हैं, वो प्राइम लोकेशन पे आ गई है। सरकार जो है उस प्राइम लोकेशन की जायदादों को हड़पना चाहती है। ये जो दिल्ली का जो नई दिल्ली का जो पार्लियामेंट वाला जो पूरा इलाका है ना, ये 1947 से पहले वक्फ की जायदाद थी। ओके, है ना। ये नई संसद जो बनी है, नई संसद, पुरानी संसद, मंत्रियों के जितने बंगले, यहाँ तक कि आधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो वक्फ की जायदाद पे बना हुआ है ना। पर चूंकि 47 के पार्टीशन के बाद मुसलमान इस कदर प्रेशर में था, हालांकि उसका बंटवारे से उसका कोई लेना देना नहीं था, जिसको पाकिस्तान जाना था वो चला गया। हमको इस मुल्क से मोहब्बत थी, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने यहाँ रहना तय किया। तो उस वक्त जो है वो इतना डिप्रेशन में था कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे क्लेम ही नहीं कर पाया। अब चूंकि प्राइम लोकेशन पे जो है वो वक्फ की जायदादें आ गई है, इसलिए मोदी सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों से वो हथिया ली जाए। नहीं, कल को कोई दावा ना करते इस पे, ये भी दावा भी नहीं कर दे। जो अभी वक्फ के पोजीशन में है उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो हड़प लिया जाए, इस साजिश के तहत ही एक लाया गया। आपसे एक ये भी सवाल था कि अभी जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, हर दूसरी पोस्ट सिर्फ नफरत हो रही, हर दूसरी पोस्ट में सिर्फ धार्मिक हिंसा की या धार्मिक द्वेष की भावना, नफरत की भावना नजर आती है। और खुल के ये बातें हो रही हैं। कई मुस्लिम लोग होते हैं जिनको बीच रास्ते पर टारगेट कर लिया जाता है। क्या गवर्नमेंट को ये दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप ये समझिए कि आज ट्रेन में किसी भी दाढ़ी वाले मुसलमान को पकड़ लेते हैं और उसकी जब शिनाख्त सी हो जाती है कि मुसलमान है तो उसको मार पीट डालते हैं। कहीं भी रास्ते में जो है वो कोई भी पकड़ लेगा, अगर अकेला आदमी जा रहा है, अगर उसने जय श्री राम नहीं बोला तो उसको मार पीट करते हैं। तो ये सब कुछ तो उनको दिख रहा है। असल चीज़ जो है, ये जो सरकार है, ये मनोवादी विचारधारा की सरकार है। और इस सरकार की जो विचारधारा है वो सावरकर वाली विचारधारा है। सावरकर तो इनके लिए वीर है। हाँ, वो जो भी है, लेकिन उसकी विचारधारा है। इनके जो दूसरे जो संघ संचालक थे, उन्होंने एक अंग्रेजी में, हालांकि वो बैन हो गई, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द बंच ऑफ थॉट। ओके। उस बंच ऑफ थॉट में उन्होंने कहा कि सिखों, ईसाई, मुसलमानों को और ईसाइयों को वो बाहैसियत यहाँ हिंदुस्तान में रह सकते हैं, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं होगा, यानी उनका वोटिंग का अधिकार भी नहीं होगा, है ना। तो ये उस अप्रोच पे चल रहे हैं। कहते नहीं हैं, कहते तो वही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, लेकिन इन प्रैक्टिस जो इनका काम करने का तरीका है वो ये है कि मुसलमानों को ये हर तरीके से हाशिए पे धकेल देना चाहते हैं।
आज जो पार्टी सत्ता में है वो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। नहीं, आप राजनीतिक तो समझ में आती है कि भाई बीजेपी का सांप्रदायिकता का एक एजेंडा है, लेकिन प्रशासन जिन्होंने संविधान की कसम खाई है, जो शपथ लेते हैं, वो उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखिए मतलब एक कड़वी सच्चाई है जो मुझे लगता है कि स्वीकार कर लेनी चाहिए कि बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया वो संविधान एक किताब की शक्ल में बंद होकर रह गया है। और आज जो है वो मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि पूरे प्रशासन का सांप्रदायिकरण हो गया है, जुडिशरी का सांप्रदायिकरण हो गया है और समाज का भी सांप्रदायिकरण हो गया है। तो जब एक सांप्रदायिक मानसिकता का व्यक्ति अगर किसी भी पोस्ट पे बैठता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, जुडिशरी में हो, तो फिर वहाँ इंसाफ मिलने की उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। तो पिछले 11 साल में यही हुआ। जो लोगों के बीच में मुसलमानों से नफ़रत जो छुपी हुई थी, ये सरकार आने के बाद वो नफ़रत जो है वो अभिव्यक्त होने लगी है। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय में वो दिखने लगी है, जुडिशरी के जजेज के निर्णय में वो दिखने लगी है। तो हर तरफ अगर आप देखोगे तो आपको मुस्लिम से नफ़रत का एक माहौल आपको न केवल ब्यूरोक्रेसी में मिलेगा, जुडिशरी में मिलेगा और समाज में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है कि जो नेताओं के बच्चे जो होते हैं, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आरएससी का अध्यक्ष बन रहा है, कोई आईसीसी का अध्यक्ष बन रहा है, जो पॉलिटिशियन जो मिडिल क्लास के बच्चों को ये कहते हैं कि आप धर्म की रक्षा करो, लेकिन उनके बच्चे तो धर्म की रक्षा का कमान क्यों नहीं उठाते? देखिए क्या है कि जो देश का जो मूल निवासी समाज है वो आरएसएस की इस साजिश और षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहा है। इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो दलितों की, आदिवासियों की और पिछड़ों की है। अब अगर उनको ये दलित, आदिवासी और पिछड़े अगर जो बाबा साहब के संविधान ने जो उनको अधिकार दिए, उन अधिकारों के बारे में अगर वो जागरूक हो जाता है तो पूरी देश की पूरी सत्ता, पूरी व्यवस्था उनके हाथ में होगी। तो संघ ने एक साजिश के तहत उनको वहां से डाइवर्ट करके और इन चीजों में लगा दिया, मतलब ब्रेन वॉश कर दिया गया। आप ब्रेन वॉश कर दो या षड्यंत्र में वो लोग फंस गए। आप ये देखिए कि कांवड़ यात्रा निकलती है, उसमें आपको सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी मिलेंगे। क्या उस कांवड़ यात्रा में आपको कभी किसी नेता का लड़का नजर आएगा? किसी आईएएस का लड़का नजर आएगा? किसी आईपीएस का लड़का नजर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप जब देखते होंगे किसी भी हमारे हिंदू भाइयों का जब धार्मिक पर्व होता है और वो कोई जब जुलूस निकालते हैं तो पूरी नारेबाजी और डांस मस्जिदों के सामने करते हैं, है ना? तो भाई तुमको अगर इन मस्जिदों के सामने डांस करना था तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? भाई तुम मंदिर तो जा नहीं रहे। जहाँ तुम्हें जाना चाहिए, जहाँ तुम्हारा धर्म कह रहा है, वहां तो तुम नहीं जा रहे, है ना? तुम डांस कर रहे हो कहाँ? मस्जिद के सामने, और विवादित नारे लगा, है ना? अब उन डांस करने वाले में आप पूछिए, देखिए, सर्वे करवाइए कि किसी आईपीएस का लड़का है, किसी आईएएस का लड़का है, किसी नेता का लड़का है, किसी बिजनेसमैन का लड़का है, किसी बड़े आदमी का लड़का है? नहीं, वो दलित और पिछड़े समाज के जो लोग होते हैं उनका ब्रेन वॉश करके उनको मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया। जबकि इस हिसाब से अगर उनको क्रिमिनल बनाया जा रहा है क्या? बिल्कुल बनाया जा रहा है। भाई अगर बहुसंख्यक आबादी, ये तो लोकतंत्र है ना, अगर बहुसंख्यक आबादी अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक हो जाती है तो सत्ता किसके पास होगी? उस बहुसंख्यक आबादी के पास। तो बहुसंख्यक तो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको उलझा दिया इस कांवड़ यात्रा में, मुसलमानों के मस्जिदों के सामने डांस करने में, मुसलमानों के सामने खड़ा करने में, ताकि वो वहीं उलझे रहे। वरना उनका तो सीएम होना चाहिए था दलित समुदाय का, दलित समुदाय का पीएम होना चाहिए था, ब्यूरोक्रेसी में दलित समुदाय होना चाहिए था। फिर जो है इंडस्ट्री में टाटा और बिरला और ये अडानी और अंबानी के बजाय दलित पिछड़े समाज का होना चाहिए था। क्या देश के 100 जो बड़े बिजनेस टारकून है उसमें क्या एक भी आदमी दलित समुदाय का, आदिवासी समुदाय का या पिछड़ा समुदाय का है? नहीं है। तो ये समुदाय को समझना चाहिए कि हम टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और जब तक वो इस्तेमाल होते रहेंगे वो ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं
कि सोशल मीडिया पे एक चर्चा चलती है कि बीजेपी के नेता इतनी नफरत नहीं फैला पाते जितना कि नेशनल मीडिया फैलाता है, और भारत के कोने कोने में वो नफरत फैलाने का काम मीडिया के जरिए किया जाता है। देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है। आप जो मीडिया है उसका स्ट्रक्चर देखिए। जितने नेशनल चैनल्स हैं उसमें से 70% जो है वो चैनल जो है वो अकेले मुकेश अंबानी के हैं। कुछ चैनल जो है, एक आध चैनल जैसे एनडीटीवी वगैरह अडानी ने खरीद लिया। आज तक वाला भी एक तरीके से जो है वो आरएसएस वालों के साथ है, या दूसरे और भी चैनल्स हैं। तो अब इन चैनल्स को पैसा कौन देता है? रेवेन्यू कहाँ से आता है? बिजनेसमैन या सरकार, वहीं से रेवेन्यू आ रहा है ना। तो वहां से डायरेक्शन आता है कि आपको एक खबर चलानी है। इसलिए आप शाम को प्राइम टाइम में कभी भी देख ले पिछले 10 साल में, है ना, आपको चैनल पे जो है मुसलमानों से नफरत वाली डिबेट मिलेगी। 3-4 वो जो है वो खरीदे हुए टोपी वाले मौलानाओं को बुला लेते हैं, है ना, वो पेड मौलाना होते हैं, है ना, और वो पेड मौलानाओं के और वो चैनल में इधर जो है पहले जो है वो जब भी कोई डिबेट होती थी तो इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, है ना। अब क्या कहते हैं, क्या करके बिठाया जाता है? ये संघ के विचारक हैं। अरे भाई, सत्ता संघ कौन है? संघ तो एक अपंजीकृत संस्था है। उसका विचारक देश की नीति निर्धारण में क्या करेगा? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी को बिठाइए तो 2-3 को बिठा देंगे, एक बीजेपी का प्रवक्ता, एक विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता, एक संघ का विचारक, 2-3 इधर खरीदे हुए पेड़ मौलानाओं को बिठा देंगे, है ना। वो मौलाना डिफेंस करेंगे, वो ऑफेंसिव होगा, एंकर चिल्लाएगा। तो ये जो आज जो इस देश में जो नफरत फैली है वो पॉलिटिशियन से ज्यादा, जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, है ना, या मोदी मीडिया कहते हैं, मैं इसको दरबारी मीडिया कहता हूं। क्योंकि अभी देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है। अभी जो हमारे जो लोग सत्ता चला रहे हैं वो बादशाह की तरह चला रहे हैं, तानाशाही तरीके, बादशाह की तरह चला रहे हैं। तो ये दरबारी है सारे के सारे। तो इस दरबारी मीडिया ने देश का जो भाईचारा था, गंगा दमनी तहजीब थी, उसको सब को खत्म कर दिया। तो नेता अगर 20% इस नफरत के जिम्मेदार हैं तो 80% इस देश की सांप्रदायिक सद्भावना को खत्म करने का काम सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ने किया है, जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं। मैं तो इसको दरबारी मीडिया कहता हूँ। उसका काम ही समाज को तोड़ना और नफरत फैलाना है। वो कभी भी आपने वहाँ रोजगार की बात नहीं सुनी होगी, बेरोजगारों की समस्या नहीं सुनी होगी, किसानों की बात नहीं सुनी होगी, गरीबों की बात नहीं सुनी होगी। रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में कहाँ गिर गया, उस पर कोई डिबेट नहीं सुनी होगी। सारी डिबेट कभी लव जिहाद पे, कभी लैंड जिहाद पे, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी मुसलमान की दाढ़ी पे, कभी टोपी पे, कभी माइक से अजान पे, यही कुछ है। चलिए जी, शुक्रिया साबुद्दीन साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत